अगर आपके मन में विश्वास है और कुछ करने का जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकती है, बशर्ते मेहनत आपको ही करनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दिव्या और आज हम जिस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वनपाल और वनरक्षक, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के एमसीक्यूज की क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ग्रेड में तो आप लोगों ने देखा ही था, फर्स्ट ग्रेड में साइंस के जितने भी क्वेश्चन से ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम से हमारी क्लास से पूछे गए थे। तो इसी वजह से ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वनपाल वनरक्षक के एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन साइंस के राइट होने चाहिए तो ये क्लासेस आपके लिए ही हैं, बशर्ते आपको ये क्लासेस पूरी देखनी होंगी, लास्ट तक देखनी होंगी और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जब करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास आप लोगों के लिए, तो चलिए देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करके जाएं। आपसे और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमें इतना ही चाहिए कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो हमारा हौसला अफजाई के लिए आप इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे इसी तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें, सबसे पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से 2D के रूप में बनाई गई प्रथम धातु कौन सी है। अब यहाँ से आप लोगों का जो ध्यान है वो सीधा ही जाएगा ग्रेफीन, फुलरेन, गैलेनिन या गोल्ड। अब ना ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आंसर करने वाले हैं ग्रेफीन। आप लोग जैसे ही टिक करोगे ऐसे और एग्जामिनर टिक करेगा ऐसे। अब बोलोगे क्यों मैम? क्योंकि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें सब कुछ आता है बट हम ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में और हमें लगता है कि तो हमें तो सब कुछ आता है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और हम क्या करते हैं फटाफट से जाकर टिक कर देंगे ग्रेफीन को, जबकि यहाँ से आपसे पूछा गया है धातु और ग्रेफीन क्या है, ये है अधातु, नॉन मेटल, क्योंकि ये कार्बन का ही एलोट्रोप है और कार्बन क्या है, कार्बन आप ध्यान रखिएगा कार्बन एक आपका अधातु है यानी कि ये आपका एक नॉन मेटल है, समझे कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा गैलेनिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेफीन, फुलरीन जो है ये आपके कार्बन के ही एलोट्रोप है और आपसे 2D स्ट्रक्चर पूछा गया था, हालांकि ग्रेफीन 2D का है और आपका जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर भी 2D है बट यहाँ पे मेटल पूछा है तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तो है 2D स्ट्रक्चर जिसकी 2 डायमेंशन होंगी और ये जो 3D स्ट्रक्चर है तीनों ही XYZ कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका रहेगा 3D स्ट्रक्चर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैंची की तरह उपयोग में किया जाता है किसका। आपसे जनरल साइंस पूछा गया है कि डेली रूटीन में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये इसी से ही रिलेटेड है, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि हम इनके साथ सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब तक आपका एग्जाम है हम काफी सारे कर लेंगे। लास्ट फर्स्ट ग्रेड का जो हुआ था ना उसमें तो हमने 1-2 दिन पहले ही क्लासेस ली थी और अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है और हमारे लिए तो एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसी वजह से ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि कैंची, आणविक कैंची। अब ऐसा मत समझना जो हमारे घरों में कपड़े काटने वाली कैंची होती है, कुछ काटने वाली कैंची होती है, वैसा ही कुछ होगा, नहीं। ये एक एंजाइम होता है और इसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये क्या काम करता है, ये काटने का काम करता है। आपके पास ये कोई डीएनए है और इस डीएनए को अगर यहाँ से कट करना है या कहीं से भी कट करना है तो हम क्या करते हैं, इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, लाइगेज जो है ये जोड़ने का काम करता है, पॉलीमरेज जो है ये इसका रेप्लिकेशन करेगा, ये इसकी काफी संख्या में बढ़ोतरी करने का काम करता है। नेक्स्ट, कुछ इस प्रकार से समझ रहे हैं ना, डीएनए था, डीएनए को कट किया और फिर अलग से दूसरा डीएनए जोड़ा और इस प्रकार से आपको एक नया डीएनए मिल गया, एक मिक्सचर सा मिल गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय नहीं है यानी कि ये आपका रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल या नवीकरणीय वो होते हैं जिनसे आप बार बार कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये खत्म होने वाले नहीं है। हवाएं कभी चलना बंद नहीं होगी, सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, तो इनसे मिलने वाली जो आपको एनर्जी है ये हमेशा रहेंगी। तो ये कैसा है? रीन्यूएबल है, आप इनको रीन्यू कर सकते हैं। परंतु इसमें पूछा है अनवीकरणीय कौन सा संसाधन स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय नहीं है यानी कि आपसे पूछा है नवीकरणीय कौन सा है। अब देखो पूछने का तरीका पूरा ही घुमा दिया, पर हम जानते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये हमारे कन्वेंशनल है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल है। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप इनको फिर से नहीं बना सकते हैं। परंतु पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनको आप फिर से यहां से क्रिएट कर सकते हैं हवाओं से, सूर्य की ऊर्जा से, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसी को ही ना आप लोग अपरंपरागत भी कहते हैं, मतलब कि नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं, उसके अलावा आप इनको नवीकरणीय भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपके जो है ये कौन से हैं? परंपरागत हैं, यानी कि कन्वेंशनल है या फिर आपका अनवीकरणीय। और यहां पे ना अनवीकरणीय पूछ के नहीं है बोल दिया, ठीक है। और यही आपके जीवाश्म ईंधन भी हैं। हो गए ना कितने सारे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां से देखिएगा आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पवन ऊर्जा होगा। दुनिया की प्रथम डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? दुनिया की प्रथम डीएनए पे बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, आपके पास ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जायकोव डी या स्पुतनिक वी। तो राइट आंसर आपका है जायकोव डी है। कौन सा है? जायकोव डी है। बच्चों के लिए जो बनाई गई वैक्सीन है वो यही वाली वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चों में आपने देखा था ना, बच्चों के लिए फिर से वैक्सीन आई थी, और ये कोविड की ही वैक्सीन है जिसका नाम है जायकोव डी। नेक्स्ट, हम ना कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपका समय बचे, आपको ढेरों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है? अल्टरनेट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती को किस में बदलना है? दिष्ट धारा में बदलना है। यानी कि ये कहता है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को डीसी में बदलने का काम किसका होता है? सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर है तो ये हवा के वेग को बताएगा, बैटरी जो है ये नहीं काम करेगी, और गैल्वेनोमीटर जो है ये आपके वोल्टेज धारा की दिशा को बताएगा, और जो रेक्टिफायर है ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसी को रिजुकारी भी कहते हैं अगर हिंदी में दे दिया जाए, या इसी को हम लोग दिष्टकारी भी कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका रहेगा डी नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? जो हर बार डायरेक्शन बदलती है। ये है एसी, और डीसी क्या है? जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, और इसका नाम क्या है? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट है। नेक्स्ट, बैटरी में अगर आपको सेव करना है करंट को तो आप डीसी की फॉर्म में करेंगे, एसी को आप कभी भी आप ना सेव नहीं, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो हंस रहे हैं आपको बताना है कि लाफिंग गैस की संरचना स्ट्रक्चर में कौन कौन शामिल है। अब देखो कैसे जीवान लड़खड़ा रही है। चलिए देखिए, लाफिंग गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं आपको बताना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे हंसो, तो आप क्या कब हंसोगे? अब यहाँ पे हमें लाफिंग गैस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपना अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, तो वैसे हंसी आपकी निकलेगी, बहुत खुश होंगे आप, और आपके साथ साथ हम भी। चलिए देखिएगा, लाफिंग गैस ध्यान रखिएगा, लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, और इसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। गोलमाल ही तो मूवी थी ना, गोलमाल थी, कौन सी मूवी थी? जिस हाउसफुल थी शायद, हाँ हाउसफुल थी ना। उसमें वो क्या होता है, क्लास में वो
ये गैस छोड़ दी जाती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस गैस का इस्तेमाल ना एनेस्थीसिया में भी करते हैं, बेहोश करने के लिए भी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भोजन के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी, 1 मिनट रुक जाइए, आपको बताना है भोजन के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है वो किस पर आधारित है। हाँ जी बचवा, चलिए देखिएगा, भोजन के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका किस पर आधारित है, अपघटन, श्वसन, पाचन या किण्वन। तो ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। हमें लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द ना बहुत ज्यादा नया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है ये बहुत पुराना शब्द है और हम पता नहीं कितने वर्षों पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ना बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी घुसा देनी है और क्या बन गया है, बायोटेक्नोलॉजी बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो किण्वन शब्द है ना, किण्वन या फर्मेंटेशन, जिसके जरिए हम चीजों को सड़ाते हैं, हम क्या करते हैं, चीजों को सड़ाते हैं, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। दूध से दही को बनाना फर्मेंटेशन होता है, या उसके अलावा शराब को बनाना, ये तो पता नहीं कितने सालों से बन रही है ना, कितने अरबों खरबों पता नहीं कब से बन रही है। तो ध्यान रखिएगा, वो भी किसका एग्जाम्पल है। अब जो शराब बनाई जाती है वो भी किण्वन के जरिए ही बनाई जाती है, उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन ही होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। देख रहे हैं ना, शुगर है, इसके साथ जब आप इसका खमीर डालेंगे, यानी कि जब इसका अपघटन वगैरह होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल और CO2 बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, नशीली दवाओं के दुरुपयोग जिसमें HIV वायरस के संक्रमण का सबसे अधिक जोखिम शामिल है, सिगरेट या धूम्रपान, शराब का प्रयोग, हेरोइन का इंजेक्शन या बहुत ज़्यादा एस्पिरिन लेना। तो ध्यान रखिएगा, जो नशीली दवाएं वगैरह हैं, बहुत सारे ड्रग्स वगैरह हैं, या बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस भी आते हैं जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को HIV है और उसी का ही इंजेक्शन अगर किसी दूसरे में इस्तेमाल कर दिया जाता है तो उसको भी हो जाएगा। इनमें से जो सटीक आंसर है वो क्या है, C नंबर ऑप्शन है। हेरोइन का अगर इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, वो किसी अनदर किसी HIV कि पेशेंट या HIV से ग्रसित किसी व्यक्ति को लगा है और सेम उसी नीडल से लगा दिया गया, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लगती है तो क्या होता है, तो उसका भार, ठीक है, उसका वेट बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या परमिजिबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लोहे पर जंग लगती है तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। एक समय के लिए स्टार्टिंग में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रस्टिंग, उसके ऊपर ब्राउन सी लेयर आ जाती है जो आप देख रहे हैं, तो भार क्या होता है, बढ़ता है। राइट आंसर आपका होगा A नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लहसुन की विशेष गंध किसकी वजह से होती है। लहसुन है, आप देखते हैं लहसुन जब आप छीलते हैं तो एक स्मेल सी आती रहती है, बार बार हाथ धोने से, घिसने से ही आपकी वो स्मेल जाती है ना, ऐसा होता है। लड़कियों को पता होगा, ऑलमोस्ट लड़कियों का ये काम, अपने घर में काम करते हैं तो लहसुन तो डलती रहेगी ना सब्जी में, हालांकि लड़के भी करते हैं। अब लड़कों के कमेंट आएंगे मम्मी हम भी करते हैं, ऑब्वियसली आप लोग में से भी बहुत सारे करते हैं। तो वो जो स्मेल होती है, या उसके अलावा जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, प्याज को कट करते हैं तो आपकी आंखें चलती हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है, किसका, सल्फर का कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि लहसुन छीलते समय जो स्मेल आती है, या प्याज छीलते समय जो आंखों में से आंसू आते हैं, वो सब इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूटूथ एक एग्जाम्पल है, किसका है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि PAN का एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एग्जाम्पल है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ जो है ना, ये एक आपका पर्सनल एरिया में क्या होता है, PAN में क्या होता है, यानी कि आपका एक ऐसा नेटवर्क है जो आपस में, जैसे कि हमारे फोन से कोई डिवाइस कनेक्ट होना, या हमारे फोन से ब्लूटूथ का कनेक्ट होना, या हमारे फोन से आप जो एयरपोर्ट वगैरह आप कनेक्ट करते हैं, तो ये सब किसका एग्जांपल है, तो ये है आपके PAN का एग्जांपल है, यानी कि व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का एग्जांपल है। लोकल की अगर जब हम बात करते हैं ना, तो लोकल में ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोकल लेवल पे मान लो कि कोई कंपनीज वगैरह हैं, उनका एक अपना क्या है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह आपस में जुड़े हुए हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से ज्योग्राफिक एरिया में, तो वो आपका जो एग्जांपल है, मतलब कि एक ही जगह पर काफ़ी सारे एरिया,
मान लो कोई एक शहर है, उस शहर के अंदर आपके बहुत सारे जैसे कि कंपनीज वगैरह हैं, तो उन कंपनीज के अंदर क्या होगा, वो कंपनीज आपस में कनेक्ट होना आपके इंटरनेट के जरिए, तो वो आपका क्या एग्जांपल है, वो आपका है लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। और जब हम वीएनपी की बात करते हैं, यानी कि आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है ना, कोई भी स्कूल है, कोई भी ब्रांच होती है, जैसे कि कोई बैंक की ब्रांच है या कोई स्कूल है, उसके अंदर जितने भी आपके लेबोरेटरीज हैं या कोई भी पर्टिकुलर एक बड़ा सारा कैंपस मान लो जिसके अंदर बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं या बहुत सारे मतलब कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या उनके आपस में जो कनेक्शन होता है ना, जो नेटवर्क होता है, उसे आप बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये खुद का नेटवर्क होता है, वो किसी कंपनी का भी हो सकता है, किसी ब्रांच का भी हो सकता है, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, या किसी बहुत बड़े कैंपस का भी हो सकता है। डन, समझ गए? तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो ब्लूटूथ से आप काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये आपकी क्या है, सारी पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीपीएन की, वर्चुअल नेटवर्क की बात करेंगे, तो आप एक ही जगह के अंदर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कैंपस या कंपनीज, ब्रांच, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया है। जैसे कि अगर बात करें, इसके अंदर लोकल एरिया बहुत सारे आएंगे। मान लो कि पर्टिकुलर कोई शहर है, उस शहर के अंदर बहुत सारे आपके नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हैं। मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसील वगैरह कुछ ऐसा आता है, तो उनके जो अलग अलग नेटवर्क्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे एक WAN के अंतर्गत आएंगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर आप बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा क्या है आपका, ये जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे कि पेरिस का कोई लोकल एरिया नेटवर्क होगा, न्यूयॉर्क का कोई लोकल एरिया नेटवर्क होगा, लंदन का कोई लोकल एरिया नेटवर्क होगा। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि पर्टिकुलर उस जगह का जो एरिया नेटवर्क है वो तो है, वहां पे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जब ये सारे आपस में मिल जाएंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये समझाने का बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, जिससे आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डन, चलिए, तो ये सारे आपके हैं लैन में, आप समझ ही गए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में पर्टिकुलर किसी जगह के अंदर जो आपका एरिया नेटवर्क है उसे आप लैन कहते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं आंसू गैस। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी अगर दंगा फसाद वगैरह करते हैं या कभी कभी कोई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले यूज़ किए जाते हैं, तो और बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और एक्चुअली वहाँ से वो जो भी दंगा करने वाले होते हैं फिर उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो काफ़ी ऐसी गैस है कि जिसकी वजह से आप कितने आंसू आएंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब एक तरीके से आपकी आंखों को पूरा जला देती है। तो आंसू गैस में ऐसा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इनके अंदर होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है, जिसकी वजह से आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं और खुल नहीं पाती हैं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली की कड़क को हम पहले देखते हैं और बादलों की कड़क हमें बाद में सुनाई देती है। आपने देखा है ना, जब भी बिजली चमकती है तो रोशनी आपको पहले दिखाई दे देगी कि यहाँ पे बिजली चमकी है, परंतु उसकी जो आवाज़ है ना कड़कने की, वो आपको बाद में सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कान आंखों की अपेक्षा कम संवेदनशील होते हैं, आंखें तुरंत देख लेती हैं, ध्वनि नम हवा में कम गति से चलती है या प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेजी से चलता है। तो आपको यहाँ पे बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ध्वनि जो है वो नम हवा में कम गति से चलती है। ध्वनि जो है ये नम हवा में कम गति से चलती है। इसका मैं थोड़ा सा ना आपको एक बार चेक करके बताऊंगी। ठीक है, ये एक बार थोड़ा सा रख लीजिएगा, ये मैं आपको ना कल जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपका क्लियर कर दूंगी। मेरे ख्याल से सी या डी में से ही कुछ है, सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता दूंगी कि ना एग्जाम में कौन सा इसका आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण हमें कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। आपने देखा है ना, कभी कोई ध्वनि मोटी होती है, जैसे कि जेंट्स की आवाज़ मोटी होती है, लड़कियों की पतली होती है, या फिर शेर के दहाड़ने की आवाज़ मोटी होती है, मच्छर जब भिनभिनाता है तो बहुत पतली सी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तीव्रता की वजह से, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, ये सब होता है पिच की वजह से। ये सब किसकी वजह से होता है, पिच की वजह से। अब यहाँ पर
क्या होता है, पिच जितना ज़्यादा हाई होता है तो ये आवाज़ जो है वो उतनी ही पतली होगी, और पिच जितना कम होगा आवाज़ उतनी ही भारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आवाज़ पतली और मोटी दिखाई सुनाई देती है आपको, ये पिच यानी कि तारत्व की वजह से ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विश्व व भारत में नैनो टेक्निक के जनक कौन है। आज आप देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी बहुत जगह पर अप्लाई की जा रही है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, कार्बन नैनो ट्यूब बनाई गई है, बहुत ऐसे छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी करवाया था, कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी पतली सी जो तार है वो बहुत पतली है, आप उससे एक बड़ा सारा ट्रक वगैरह पता नहीं क्या कुछ खींच सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ज़रिए आपकी बॉडी में मतलब कि रॉबोट्स, छोटे रॉबोट्स बनाकर दवाइयों को इंसर्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि इस टेक्निक के जनक कौन है, फादर कौन है, तो आपसे विश्व और भारत दोनों में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है रिचर्ड फिलिप फेनमैन और आपके CN राव। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, गलकोश, कंठ, वायुनली या मुख गुहा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा B नंबर ऑप्शन। यहाँ पर आपके गले में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। क्या होता है, लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के जरिए ही क्या होता है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, और यहीं से ही जब हवा यहाँ पे टकराती है, जब आप बोलते हैं हवा, आप मुंह खोलेंगे हवा जाएगी, जब यहाँ से टकराएगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ यहाँ से यहाँ पर क्या है, लैरिंग्स है, और यहीं पे क्या है, वोकल कॉर्ड है। जैसे ही हवा यहाँ पे टकराएगी तो वाइब्रेशन होता है, और उसी के जरिए ही आवाज़ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में मानक ध्वनि स्तर कितना है, यानी कि आपको बताना है कि जो एक स्टैंडर्ड ध्वनि का लेवल है, साउंड का लेवल है, कि कितना तक आप सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा सुनेंगे तो कान काम से चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 60 डेसिबल। हाईएस्ट कितना होता है, हाईएस्ट आप ध्यान रखिएगा 80 डेसिबल होता है। अगर आप 80 डेसिबल से ज़्यादा का सुनेंगे ना तो बस आपके जो कान है वो जल्दी ही खराब होने लग जाएंगे, 120 पे तो फटफटा जाएंगे। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन जो है, कान के पर्दे, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या उपयोग किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं याद रखना है मैम, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष नहीं समझ आता है, क्या करें। बस दो भाइयों को याद रखना है, एक का नाम है अनिल, दूसरे का नाम है उदय। यहाँ से पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा का लेंस यूज होता है या फिर निकट में कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है अनिल। अनिल से याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष है तो निकट में किसका इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखना है अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल का होता है, यानी कि कॉनकेव का होता है। यहाँ पर क्या है, दूर दृष्टि दोष है, इसके अंदर आपको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है। उत्तल बोले तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या बच्चों अब याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मैम अब हमें पक्का पक्का यानी कि अच्छे से याद रहेगा, अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हम क्यों कहते हैं। एक्चुअली बच्चों नॉर्मल विजन में क्या होता है, हमारे आंख में क्या है, ये आपका रेटिना है जहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है, जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इस जगह पर। और आपकी आंख में क्या है, यहाँ पर एक लेंस है और इस लेंस का नाम क्या है, ये है आपकी लेंस, आपकी आंख में उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो क्या होता है, नॉर्मल अगर आपकी आंखें सही हैं तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा। परंतु अगर आपकी आंखों में कहीं पर दिक्कत है और क्या होता है, अगर इमेज रेटिना से पहले बन रहा है तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको नजदीक की वस्तु तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है। अब ऐसा ही दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जो इमेज है ना वो रेटिना से क्या बनेगा, वो रेटिना से दूर बनेगा। इसी वजह से हम उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और उसके अंदर क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, जो नाम है वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। डन। अब यहां से पूछा जाता है आपके
यही वाला कि कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो अनिल और उदय याद रख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट, बीटीबी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा बैसिलस थुरियांजिसिस इसका नाम होता है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इसे बनाया था। और यहाँ पर आज की डेट में इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो वनपाल वन रक्षक या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है, और वो ट्रिक कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।